अस्सलाम वालेकुम। काइंडली अपने अपने अटेंडेंस एंटर कर दें। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग प्रीवियस लेक्चर्स? जब तक कि बाकी लोग आते हैं, मैं थोड़ी सी समरी अभी तक जो हम लोगों ने चैप्टर 4 को किया है बता देता हूँ। चैप्टर 4 में अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले हमने स्टार्ट किया ऑब्वियसली क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म का चैप्टर था, और फोरियर ट्रांसफॉर्म की तरफ हम आए इसलिए थे कि हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन इंफॉर्मेशन चाहिए थी ए पीरियोडिक सिग्नल की। पीरियोडिक सिग्नल की दो किसी फॉर्म में हमारे पास फोरियर सीरीज थी जो कि हमारे पास किसी एक लेवल पर फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन थी पीरियोडिक सिग्नल की। तो हमने देखा कि उसी को यूज करते हुए हमने पीरियोडिक सिग्नल को ए पीरियोडिक में कन्वर्ट किया, जिसकी वजह से फोरियर सीरीज किसी हद तक फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो गई, किसी कोई चेंजेस उसमें करने की वजह से। और आई होप एवरीवन कैन हियर मी। एक आध कोई रेज हैंड कर दें अगर आवाज क्लियर है तो, ठीक है। सो दैट मैसेज इज बीइंग कन्वेड। ओके, दैट्स गुड। बहरहाल, तो हम लोगों ने फोरियर ट्रांसफॉर्म का डेरिवेशन मैथमेटिकल की, विच इज़ नॉट इम्पोर्टेंट एज फार एज जो हम लोग काम हमें चाहिए, वो करने के बाद हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ए पीरियोडिक सिग्नल्स की 5-6 एग्जांपल्स हमने की मैथमेटिकली। और वो इम्पोर्टेंट इस सिनेरियो में, अब जो आज का टॉपिक हम करने लगे हैं, इस सिनेरियो में है कि जब हम किसी चीज़ का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं तो उसमें ये तय हो जाता है कि वो एक पेयर होता है। पेयर से मुराद ये है कि अगर किसी चीज़ का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकल आया तो अब ये दोनों ताहयात बन जाते हैं। यानी कि जब भी आप फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे किसी सिग्नल का, तो जब आप उस फोरियर ट्रांसफॉर्म वाले लिए हुए सिग्नल का वापस इन्वर्स लेंगे, जिसको आप सिंथेसिस इक्वेशन भी कहते हैं, यानी कि अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म से वापस सिग्नल रिकवर करना चाहें तो आप सिग्नल भी रिकवर कर सकते हैं। तो या तो अगर सिग्नल है उसको फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने की एक इक्वेशन है, तो या अगर आप उस फोरियर ट्रांसफॉर्म है तो उसका सिग्नल रिकवर करने की क्वेश्चन है। जैसा कि हम देख चुके थे एग्जांपल 4.4 और 4.5 में। 4.4 में आपके पास रेक्टेंगुलर पल्स होती है और सिंक वेव आ जाती है, और इसी तरीके से 4.5 में आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में रेक्टेंगुलर पल्स होती है तो सिंक वेव आ जाती है। खैर, ये ड्युअलिटी प्रिंसिपल है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये भी एक बंधा हुआ रिश्ता होता है इनका आपस में। फिर हम लोग आए कॉन्टिन्यूस टाइम पीरियोडिक सिग्नल की फोरियर ट्रांसफॉर्म की तरफ। हमने कहा ठीक है, ए पीरियोडिक के लिए तो हमने बनाया ही था इसको पीरियोडिक के लिए क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं था, ए पीरियोडिक के लिए क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन क्या पीरियोडिक के लिए भी हम फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? तो हमने कहा हाँ, फोरियर सीरीज की फॉर्म में तो था ही, फोरियर ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में बड़ा इंपॉर्टेंट ईजी है कि हम दोनों को एक ही स्केल में ले आए। और वो स्केल ये था कि हम फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट ही निकालते थे, उनको 2 पाई से मल्टीप्लाई करते थे, और सिर्फ डिस्क्रीट मेगा नॉट्स के ऊपर एग्जिस्ट करती है फोरियर ट्रांसफॉर्म के मेगा नॉट्स के ऊपर। तो बड़ा आसान हो जाता है क्योंकि पीरियोडिक सिग्नल में फ्रीक्वेंसीज वही एग्जिस्ट करती हैं जो कि फंडामेंटल और उसकी हार्मोनिक्स हों, बाकी फ्रीक्वेंसीज इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो ये एक बड़ा आसान हो गया था हमारे पास। और आज का टॉपिक जो कि अब मिला के दोनों के साथ रिलेटेड होगा, वो प्रॉपर्टीज आ गई हैं। तो प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, उससे पहले कुछ नोटेशन पढ़ेंगे, फिर प्रॉपर्टीज की तरफ जाएंगे। लेकिन आज के लिए लेक्चर को बड़ा सिंपल रख रहा हूँ मैं, सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उनकी एग्जांपल दोनों को मिलाकर एक एग्जांपल करेंगे, लिनियरिटी की और टाइम शिफ्टिंग की, और फिर एक एग्जांपल, और बड़ा सिंपल रखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ नोटेशंस देखेंगे हम। तो लेक्चर का बकायदा आगाज मैं करूंगा थोड़ी देर में। तो कहने का मकसद लेकिन ये है प्रॉपर्टीज की तरफ आने का, कि हम अब ये नहीं करेंगे कि हम सब सिग्नल्स का अलहदा से वही जो एक्स ऑफ जे ओमेगा की इक्वेशन है मैथमेटिकल, उससे निकालते फिरें जब भी सिग्नल आए। वो तो एक यूनिवर्सल मेथड रहेगा ही रहेगा। लेकिन अब जब कि हम 5-6 सिग्नल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना सीख गए हैं, 5-6 तो नहीं खैर, कुछ कॉन्टिन्यूस टाइम में भी 3-4 निकाले हैं, कुछ सॉरी कुछ पीरियोडिक में भी 3-4 निकाले हैं और कुछ ए पीरियोडिक में निकाले हैं। तो अब हम कोशिश ये करेंगे कि अगर हमारे पास कोई नए सिग्नल आते हैं तो हम कोशिश किसी तरीके से करें कि जो ऑलरेडी नॉन सिग्नल्स हैं जिनका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल चुके हैं, हम किसी तरह उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, ताकि हम उन्हीं के थ्रू और प्रॉपर्टीज के थ्रू निकाल कर हम उन सिग्नल्स को राइट डाउन करने की कोशिश करें मैथमेटिकली या फिर ग्राफिकली, और हम नए सिग्नल्स को कोई प्रॉपर्टीज लगाकर पुराने सिग्नल की फॉर्म में
डायरेक्ट इक्वेशंस निकाल कर लिखना शुरू करें। तो वो हम एक आध एग्जांपल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक ये समरी थी। मैंने समराइज इसलिए भी कर लिया कि अगर कोई किसी के जहन में कोई क्वेश्चन आ जाए इस बारे में तो वो भी क्लियर कर ले तो अच्छा हो जाए। तो कोई सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, सब्जेक्ट रिलेटेड से मुराद की यही कोई नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन है तो जरूर हैंड रेज करें। चलें तब तक हम जब तक 2-1 मिनट हैं बाकायदा लेक्चर के आगाज, तो मुझे बताएं कि आज मेरे साथ कौन लेक्चर में वॉलंटियर करना चाहेगा। सिर्फ एक शर्त है कि इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, बाकी कोई और शर्त नहीं है। एक मेल स्टूडेंट में से एक फीमेल स्टूडेंट में से अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो। हसन, शहरोज, उजैर, आयशा, लाइबा, लीजा, ये मेरे पास नाम लिखे हुए हैं। अगर आप इनमें से कोई एक वॉलंटियर करना चाहे। लाइबा, ओके गुड। एनीबडी फ्रॉम मेल स्टूडेंट्स? ओके, लाइबा को मैंने अनम्यूट कर दिया है। और हसन, शहरोज एंड उजैर, एनीवन? काइंडली एक कोई आ जाए ताकि हम लोग बाकायदा लेक्चर का स्टार्ट करें। अभी 2 दिन और बाकी हैं, बाकी कोई मसला नहीं है, एक आज आ जाए। शहरोज आ जाते हैं या उजैर आ जाते हैं, कोई मसला नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन का है। शहरोज आ जाते हैं, ठीक है जी। शहरोज आज के लिए आ जाते हैं, बाकी यूजैर और हसन मैनेज कर लेंगे बाकी अगले 2 दिन में। तो हम लोग क्योंकि 12:50 हो गए हैं तो लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर कोई इतना मुश्किल नहीं है, प्रॉपर्टीज बहुत ही आसान है। पहले हम नोटेशंस करेंगे, बेशक प्रॉपर्टीज का ही है। थोड़ी फीडबैक आ रही है शहरोज आपकी तरफ से, मेरी आवाज ही वापस आ रही है, आप पास शायद हेडफोन नहीं है। मेरी एक मिनट सर, मैं हेडफोन्स लगा लेता हूँ। हाँ, हेडफोन्स अगर आप लगा लें तो फिर बेहतर हो जाए। अब ठीक है सर? हाँ अब ठीक है। यस, क्योंकि मेरी फीडबैक आती है ना, मुझे सुनाई देती है तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कम्युनिकेट करना। ओके ठीक गुड। है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये कॉन्टिन्यूअस टाइम का मतलब सिर्फ ये है कि ये पीरियोडिक भी हो सकता है, ये पीरियोडिक सिग्नल भी हो सकता है, लेकिन मसला सिर्फ ये कॉन्टिन्यूअस टाइम है, ठीक है, डिस्क्रीट नहीं है, सिग्नल डिस्क्रीट नहीं है, बस ये पीरियोडिक ए पीरियोडिसिटी अलग चीज है और कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट होना अलग चीज है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सिंथेसिस इक्वेशन में, पूरा पूरा सिंथेसिस नहीं लिख रहा, ठीक है ना। तो हमारे पास सिंथेसिस इक्वेशन से मुराद ये है कि जिससे एक्स ऑफ टी बनता है, ठीक है। तो इंटीग्रल -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, ठीक है। और इसमें हम एक्स ऑफ जे ओमेगा रिक्वायर्ड होता है, यानी गिवन होता है बेसिकली, तभी हम सिंथेसाइज कर पाते हैं। ई जे ओमेगा टी और डी ओमेगा। तो डी ओमेगा जब हम के हिसाब से इंटीग्रेशन करते हैं तो ओमेगा वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है, टी वेरिएबल रह जाता है क्योंकि लिमिट्स ओमेगा की पुट होती हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से जो एनालिसिस इक्वेशन है जिसके अंदर हमें फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट पता चलता है, सो एक्स ऑफ जे ओमेगा इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई माइनस जे ओमेगा टी डी टी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ऑब्वियसली एक्स ऑफ जे ओमेगा की फॉर्म में, ओमेगा की फॉर्म में हमारे पास आंसर आता है। फिर हमने ये कहा था कि एक्स ऑफ जे ओमेगा को प्लॉट करना होता है हमने, तो ओमेगा को अक्सर अगर एक्स ऑफ जे ओमेगा कॉम्प्लेक्स आ जाए तो हम अक्सर मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, और अगर और एंगल भी फिर जरूरी हो जाता है। और अगर एक्स ऑफ जे ओमेगा वैसे ही रियल आए तो रियल का तो कॉम्प्लेक्स पार्ट जीरो होता है, सॉरी इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है, तो फिर हम रियल को प्लॉट कर देते हैं और उस केस में एंगल जीरो होता है, ठीक है। अच्छा, जो आगे इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की है, एक तो ये कि इस पूरे को कंबाइंड जो है ना वो फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर कहते हैं, कंबाइंड को फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर होता है। और इसको लिखने की नोटेशन एक तो ये है, इसके ऊपर एक फैंसी सा एफ लिखा जाता है एरो के ऊपर, ठीक है, एक्स ऑफ जे ओमेगा, ये वैसे मुझे बाद में नहीं, ठीक है। यानी कि ये आपस में पेयर हैं। पेयर से मुराद इसमें इस तरह के एक, यानी कि ये दोनों इक्वेशन आपस में रिलेटेड इस तरह से हैं कि अगर एक को मालूम हो तो दूसरा पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है ना। दूसरा आ जाएगा आराम से दूसरी क्वेश्चन से। तो एक्स ऑफ जे ओमेगा मालूम है तो एक्स ऑफ टी की क्वेश्चन से आप एक्स ऑफ टी मालूम कर सकते हैं, और अगर एक्स ऑफ टी मालूम है तो एक्स ऑफ जे ओमेगा आ सकता है। तो ये पेयर में रिलेटेड है हमेशा। अच्छा, दूसरी जो नोटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है
आप लोगों को लेप्लास पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत? मैं नोटेशन वाइज यूज करना चाहता हूँ, बाकी और किसी भी वजह से नहीं यूज करना चाहता। लेप्लास से रिलेशन कोई थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हो? यस सर। तो लेप्लास में जब आप किसी को लिखते हैं ना e माइनस ए टी यू ऑफ टी फॉर एग्जाम्पल, तो आप यहाँ पर 1/s समथिंग आ जाता होता है, एस आता है मेरे ख्याल है, कोई वेरिएबल ऐसा आता है, ठीक है ना, तो ऐसा आता है। और जब आप लेप्लास इनवर्स लिखते हैं तो 1/s प्लस ए, तो वो टाइम डोमेन में चला जाता है, टाइम वाले में। इसी तरीके से फोरियर का भी इसी तरह की नोटेशन लिखी जाती है, बस ये मैंने आपको बताना था। तो फोरियर को भी ऐसे लिखा जाता है कि फोरियर ऑफ टाइम इक्वेशन गिव्स यू फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो हमने ये देखा था एग्जांपल 4.1 थी कि जब आपने इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला था तो आंसर 1/a प्लस जे ओमेगा आया था। उस टाइम तो हमने इस इक्वेशन के थ्रू निकाला, सॉरी इस इक्वेशन के थ्रू निकाला था। लेकिन जब आपको पता चल गया तो आप शॉर्ट हैंड लिख सकते हैं कि फोरियर जब मैं इसका लूंगा तो 1/a प्लस जे ओमेगा निकलेगा। और इसी तरीके से आप फोरियर इनवर्स कह सकते हैं कि 1/a प्लस जे ओमेगा का जब भी लिया जाएगा तो इट्स गोइंग टू बी e माइनस ए टी यू ऑफ टी। ठीक है, तो ये बात है। तो ये दोनों पेज का मतलब है कि आपस में पेयर हैं। और एक नोटेशन और लिखने वाली जो कि ज्यादा नॉर्म है, एक इसका दस्तूर है, वो ये है कि आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं e माइनस ए टी यू ऑफ टी 1/a प्लस जे ओमेगा। और ये आपको ज्यादातर पेयर्स गिवन होते हैं। और ये जब भी आपके पास वैसे भी क्वेश्चन आता था ना, जब अभी तो ये ऑनलाइन सिचुएशन है, इवन ऑफलाइन में, तो ये मैं आपको एक टेबल निकाल के दिखाने लगा हूँ जिसमें आपको ये पेयर्स गिवन होते थे और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि आप निकालेंगे नहीं बल्कि आप इनको यूज करेंगे आगे प्रॉपर्टीज में। वो मैं आपको दिखाता हूँ, देखें ये इस तरह का। तो आपको याद होगा ये पीरियोडिक स्क्वायर वेव, नहीं ये नहीं, ये वाली जो ए पीरियोडिक स्क्वायर वेव है इसका 2 sin ओमेगा टी 1/ओमेगा, ये पेयर गिवन है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो आपसे ये टेबल पूरा गिवन होता था, आपसे एक्सपेक्ट ये किया जाता था कि जो भी प्रॉपर्टी है ना, यानी ये वाला इस तरह का पेयर कि यहाँ पर पीरियोडिक ए पीरियोडिक स्क्वायर वेव है तो उसका 2 sin ओमेगा टी 1/ओमेगा गिवन है कि ये इसका आता है फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये तो आपको बता दिया गया। अब ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में जिधर भी ये लग रहा है ना, बस हमें नहीं पता, आपको पता होना चाहिए, वो अभी ऐसे समझाएंगे। तो लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये एक फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर लिखने का एक तरीका है। तो आपको जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन पता है कि जो 5 एग्जांपल आपने किए हैं, 6 एग्जांपल किए हैं, उसके मुताबिक अब आगे एक नया सिनेरियो आ गया जो सिग्नल आपने पहले देखा नहीं हुआ था। तो आपकी ये प्रैक्टिस एक चीज, और दूसरा वो एग्जांपल जो आपको ऑलरेडी पता है उनके हिसाब से आप निकालें कैसे। तो जहां प्रॉपर्टीज लिखना मस्ट कर दिया है तो वहां पर आपको फिर प्रॉपर्टीज हिसाब से ही लगाना पड़ेगा, वरना आपके पास एक पेट फार्मूला तो है ही है जो एक्स ऑफ जे ओमेगा का इंटीग्रेशन वाला फार्मूला है, वो तो आप किसी भी सिग्नल पर अप्लाई कर ही सकते हैं। वैसे ये बात तो हो रही है, लेकिन प्रॉपर्टीज आपके लिए आसान बनाती हैं लाइफ को कि आपको ऑलरेडी गिवन है तो आप क्यों इंटीग्रेशन वाले फार्मूले पे बार बार जाएं। तो इसको लेते हुए हम 2 प्रॉपर्टीज करेंगे आज और उन्हीं के हिसाब से एग्जांपल करेंगे और आपको थोड़ा बहुत इनसाइट मिलेगी कि कैसे हम लोग अपने ऐसे सिग्नल को जो कि पहले से जाने पहचाने सिग्नल के इक्विवेलेंट होते हैं किसी फॉर्म में, उनको हम करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी लिनियरिटी की, जो कि बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। अगर आपके पास एक सिग्नल एक्स ऑफ टी और उसका एक्स ऑफ जे ओमेगा आपको पता है, यानी कि फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको पता है, और एक और सिग्नल है वाई ऑफ टी जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको पता है, और आपको पता चलता है कि एक और सिग्नल आता है जेड ऑफ टी कह लें इसको, जो इन दोनों सिग्नल का एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। इन दोनों सिग्नल का लीनियर कॉम्बिनेशन है। और अब आपको ये पूछना पड़ गया है, किसी ने पूछ लिया है कि ये z ऑफ t है, किसी तरीके से आपको z ऑफ t पता चल गया इनका लीनियर कॉम्बिनेशन था, z ऑफ t गिवन था, आपको z ऑफ t के बारे में पहले नहीं पता था, लेकिन किसी तरह पता चल गया कि ये z ऑफ t जो नया सिग्नल गिवन है, अजीब सा लग रहा था, लेकिन ये x ऑफ t का और y ऑफ t का ये फलाना लीनियर कॉम्बिनेशन है। अब आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रही, अब आप सिंपल कहेंगे अच्छा अब तो कोई मुश्किल रही नहीं है, अब मैं सिंपल कह सकता हूँ कि एक्स ऑफ जे ओमेगा लूंगा मैं और वाई ऑफ जे ओमेगा लूंगा मैं। एक्स ऑफ जे ओमेगा को मैं मल्टीप्लाई करूंगा ए से, जो भी इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है, और इसी तरीके से वाई ऑफ जे ओमेगा को बी के नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा और दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास जेड ऑफ जे ओमेगा आ जाएगा, यानी कि जेड ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म मेरे पास आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी एक्चुअली ये है लिनियरिटी की, ठीक है ना। तो ये हम यूज कैसे करते हैं वो मैंने आपको जेड ऑफ टी इसलिए निकाल के साथ बताया कि यूज करते हैं हम इस तरीके से। लेकिन प्रॉपर्टी लिनियरिटी की सिर्फ ये है कि अगर कोई लीनियर कॉम्बिनेशन होता है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी लीनियर कॉम्बिनेशन होता है,
उनके रिस्पेक्टिव फोरियर ट्रांसफॉर्म का। तो प्रॉपर्टी क्लियर है, ठीक है। एक बात मैं और बताता चलूं कि मैं प्रॉपर्टीज के प्रूफ्स नहीं कराऊंगा। हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि ये वैसे भी बड़ा मुश्किल है ऑनलाइन काम इस तरह से कराना, सिर्फ उनका फाइनल फॉर्म और उनका यूजेज हम ये तक महदूद रहेंगे, कोशिश ये करेंगे, ठीक है। प्रूफ का आपको क्या पता जरूरत ना पड़े, क्योंकि हमें प्रूफ से लेना देना नहीं है, हमें उसकी यूजेज से और उसकी फाइनल फॉर्म से। तो फाइनल फॉर्म वैसे इसका तो प्रूफ था भी नहीं बुक में, लेकिन ना अब जिस तरह टाइम शिफ्टिंग का कोई प्रूफ है तो हम उसको छोड़ देंगे, सिर्फ फाइनल फॉर्म और उसकी यूजेज, ठीक है। इसी तरीके से ये तो लिनियरिटी की प्रॉपर्टी होगी। टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी 4.3.2 है आपकी टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी। इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि टाइम शिफ्टिंग के लिए तो आपको एक सिग्नल ही काफी होता है। अगर आपको एक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म पता था, पेयर पता था, और आपने उसको शिफ्ट कर दिया, आपके पास एक सिग्नल आया y ऑफ t, जो कि आपको पता चला कि टाइम शिफ्टेड वर्जन है x ऑफ t का, तो अब आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर निकाल सकते हैं। बड़ा आसान है। आप कहें कि जी x ऑफ j ओमेगा को मल्टीप्लाई कर दो e माइनस जे ओमेगा टी नॉट से, टी नॉट से, ठीक है ना। जो यहाँ पर जितने का शिफ्ट आया वो वैल्यू टी नॉट ई माइनस जे ओमेगा इंटू टी नॉट से, तो ये अब आपके पास y ऑफ जे ओमेगा होगा, ठीक है। आई होप ये प्रॉपर्टी भी समझ आ गई हो, बड़ी आसान है, ठीक है। तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एक्चुअली ये है कि अगर टाइम शिफ्ट आएगा टी नॉट का, तो जो एक्स ऑफ जे ओमेगा है उसको मल्टीप्लाई कर लो ई माइनस जे ओमेगा टी नॉट से, तो ये इतनी सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से मजीद एक रिजल्ट निकाला गया है बुक में, वो ये है कि आपका जो फोरियर आया एक्स ऑफ टी का, वो एक्स ऑफ जे ओमेगा, ऑब्वियसली ये नोटेशन अभी हमने पहले लिख के देखी है। इसी तरह इसका यही मतलब होता है कि अगर आप फोरियर इस ब्रैकेट वाली चीज का एफ लें तो इसका मतलब है कि उसका फोरियर आएगा ना, यही बात है। तो अब मैंने बताया कि फोरियर होता है कॉम्प्लेक्स, भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स ना भी हो, रियल को भी आप कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का एक तरीका ये होता है कि आप मैग्नीट्यूड लिखें और एक्सपोनेंशियल j इंटू एंगल लिखें, होता है ना। तो मैंने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ जे ओमेगा इंटू एंगल, एक्सपोनेंशियल एंगल ऑफ एक्स ऑफ जे ओमेगा। एक नोटेशन ये भी मैं रख सकता हूं, ठीक है। तो अगर मेरा एक्स ऑफ टी का फोरियर इस तरह लिखा जा सकता है, तो एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट का मेरा फोरियर कैसे लिखा जा सकता है, वो मैंने लिखा इस तरह लिख सकता हूँ ई माइनस जे ओमेगा टी नॉट एक्स ऑफ जे ओमेगा। मैं यहाँ से अखज क्या करना चाहता हूँ उसके लिए दो चीजें देखें। मैं लिख सकता हूँ एक्स ऑफ जे ओमेगा ई जे माइनस जे ओमेगा टी नॉट, ठीक है ना। और अभी मैंने एक्स ऑफ जे ओमेगा को कहा कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये सेम एक्स ऑफ जे ओमेगा है, ये माइंड दिस कि ये एक्स ऑफ जे ओमेगा, ये एक्स ऑफ जे ओमेगा सेम है, क्योंकि ये इसी एक्स ऑफ टी का, ये प्रॉपर्टी यही बताती है, ये एक्स ऑफ जे ओमेगा, ये एक्स ऑफ जे ओमेगा सेम रहेगा, ये ई माइनस जे ओमेगा टी नॉट शिफ्टिंग की वजह से आएगा, क्योंकि ये एक्स ऑफ टी सेम सिग्नल है, सेम सिग्नल ही को आपने टी नॉट का शिफ्ट दिया है। तो ये ई माइनस जे ओमेगा टी नॉट इस सेम सिग्नल ऑफ शिफ्ट की वजह से ई माइनस जे ओमेगा टी नॉट आया, लेकिन ये एक्स ऑफ जे ओमेगा सेम एक्स ऑफ जे ओमेगा आया है। तो जब आप इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसको भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा एक्स ऑफ जे ओमेगा एंगल ऑफ एक्सपोनेंशियल जे एंगल ऑफ एक्स ऑफ जे ओमेगा और एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी नॉट आ रहा है। तो जहां एक्सपोनेंशियल इकट्ठे हो जाए तो उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, उनके एक्सपोनेंशियल को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक्स ऑफ जे ओमेगा एक्सपोनेंशियल जे एंगल ऑफ एक्स ऑफ जे ओमेगा, मैंने जे कॉमन ले लिया माइनस ओमेगा टी नॉट। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस ये जो हमने नतीजा निकाला, ये क्या निकाला है, इसका नतीजा ये निकाला हमने कि एक्स ऑफ टी को एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट यानी टाइम शिफ्ट की वजह से मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ता फोरियर ट्रांसफॉर्म के, लेकिन एंगल पे फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स था एक्स ऑफ जे ओमेगा, तो इसका कोई एंगल तो होगा ना, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम आएगा, लेकिन कोई एंगल अगर था एक्स ऑफ जे ओमेगा का, ये कॉम्प्लेक्स था, अगर तो रियल था तो फिर तो इसका एंगल 0 था, लेकिन शिफ्ट की वजह से 0 एंगल में कुछ ना कुछ एडिशन होगी। लेकिन अगर ये कॉम्प्लेक्स था, मैग्नीट्यूड तो अलग इसकी बात थी, एंगल अगर इसका 45 डिग्री था या चले कुछ भी था, टी नॉट की वजह से वो 45 डिग्री में मजीद चेंज आ जाएगा। बस ये एक चीज नहीं हमने इसमें ऐड की है। तो इसका मतलब है कि टाइम शिफ्टिंग से मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल में फर्क आता है, ठीक है ना। बस ये हम लोगों ने दो चीजें सीख ली हैं,
ये एंगल वाली चीज की आज की जरूरत पड़नी नहीं लगी है, सिर्फ हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी और लिनियरिटी की जो हमने पढ़ी है जरूरत पड़ेगी। तो अगर ये अभी नहीं समझ आया तो बेशक अभी साइड पर कर दें, सिर्फ ये चीज ध्यान में रखें और इससे ऊपर वाली चीज ध्यान में रखें और थोड़ा सा अपना दिमाग हाजिर रखें अगली एग्जाम्पल के लिए। इंशाल्लाह आज की एग्जाम्पल समझ आ जाएगी, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, ठीक है। हालांकि लगेगी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स, लेकिन थोड़ा सा इनटू इट तो समझ आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आप लोग अटेंडेंस लगा दें जो भी इशू है, बाकी ठीक है, आप बस अटेंडेंस लगा लें आके इधर, बाकी रेस्ट करें। अच्छा, सीआर को बता दें करें इस तरह के इशू जब मैं उसको अटेंडेंस एब्सेंटी भेजता हूँ, ठीक है ना। तो अच्छा 4.9 एग्जाम्पल 4.9। अब ये इस पे सारी प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टीज ही हैं हमने पढ़ी अभी तक, तो इसका मतलब है दो ही अप्लाई होंगी, ठीक है ना। बाकी ये है कि अप्लाई कैसे होंगी उसके लिए थोड़ा सा दिमाग हाजिर रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं भी हूँ, कोशिश करते हैं मिलकर समझते हैं इसको, इंशाल्लाह समझ भी आ जाएगी। 2 3 4 1 1.5 एक्स ऑफ टी और टी, ठीक है। तो पहले तो अब ये अजीब सा सिग्नल वाकई लग रहा है हमें, ठीक है। दो हाइट्स हैं 1 से 2 3 4, ये इसका ये है। तो सबसे पहला काम अगर करना है इसको कोई, तो आपके जहन में क्या आ रहा है? अगर आपके जहन में कोई चीज आ रही है तो सबसे पहले वो करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो नेचुरली क्या दिल करता है कि सबसे पहले क्या काम किया जाए इसके साथ। अगर अब देखें कोशिश क्या करनी है, यहाँ से कोशिश ये करनी है जो सिग्नल पड़े हैं ना अभी तक, उनमें कहीं मुमासले ढूंढने की कोशिश करें। तो अभी तक सिग्नल पड़े हैं, मैं लेकर जाता हूँ चैप्टर 4 के स्टार्ट में लेके चलते हैं, है तो ए पीरियोडिक, तो ए पीरियोडिक की तरफ चलते हैं। ए पीरियोडिक में एग्जांपल 4.1 एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल माइनस ए टी यू ऑफ टी। तो यहाँ पे ग्राफ नहीं बना हुआ, लेकिन एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आपने देखा हुआ कैसा होता है, ठीक है। फिर ये कुछ थोड़ा बहुत मेरे ख्याल है इस तरह का लगता है। लेकिन इससे पहले क्या दिल करता है कि इस सिग्नल को की एग्जांपल देखने से पहले क्या किया जाए, क्या दिल करता है कि ये कुछ ना कुछ सिमेट्रिक होता ना अगर अराउंड जीरो, तो हमारी कोई ना कोई बात बनती है इसके साथ। तो पहले हम ये करते हैं कि पहले हम इसको ना अराउंड जीरो ले आते हैं। तो अराउंड जब जीरो लाएंगे ना हम, तो इसके जो थोड़ा बहुत शायद हमें कुछ एहसास हो कि कहीं बात बन जाए हमारी। जब अराउंड जीरो लाते हैं तो ये आ जाएगा, कितना है इसका, ये टोटल ओवरऑल एरिया 3 है, तो -1.5 और 1.5, ठीक है। और हाइट इसकी ये 1 है और ये 1.5 है। और अगर इसकी ये मैं जो टोपी है ऊपर इसको फ्लैट कर दूं, तो अब इसकी हाइट कितनी हो गई है 1, ये 0 पे आ गया। वन हो ये गया। सिग्नल पढ़ा है हमने कि नहीं पढ़ा हुआ? यस सर। ये सिग्नल हमने पढ़ा हुआ है, Yes. ठीक है ना। ये वो सिग्नल है जो कि पल्स रेक्टेंगुलर -t1 और t1 वाली, जिसका हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है कि अगर -t1 के साथ हो तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 2 sin ओमेगा t1 डिवाइड बाई ओमेगा, ये हमें पता है। लेकिन t1, वो t1 हम बाद में देखेंगे क्या पुट करना है हमने, अभी फिलहाल इधर आ जाओ जरा, ठीक है ना। तो एक तो ये है, लेकिन अगर मैं इसको x1 ऑफ t मानता हूं तो ये तो मेरी x1 ऑफ t है 0 पर। तो ये मैं x1 ऑफ t कहां पर लेकर जाऊं कि ये मेरी 3 के इसके अराउंड हो जाए। तो अगर मैं इसका हाफ पॉइंट देखूं तो ये है 2.5। तो अगर मैं इसको 2.5 पर लेकर जाता हूं तो ये मेरे 2.5 पर गई, तो 1.5 वाला पॉइंट किधर जाएगा? 2.5 प्लस 1.5 किधर जाएगा? 3.5 4 पे जाएगा। 4 और 2.5 माइनस 1.5 किस पे जाएगा? 2.5 माइनस 1.5 1 पर, 1 1 पर जाएगा ना, यस सर। ठीक है 1 पर जाएगा। ये हालांकि ओवरलैप होने चाहिए, लेकिन फिलहाल इसको बियर करें। तो इसका मतलब है कि x1 को अगर मैं शिफ्ट दे दूं 2.5 का, तो मेरा ये टोपी के बगैर बाकी तो मेरा सिग्नल आ जाएगा। इसका मतलब है कि टोपी भी मिसिंग है अभी। तो मैं ये काम करता हूं कि मैं अगर एक सिग्नल लूं -0.5 और 0.5 वाली हाइट का, और इसको मैं ले जाऊं 2.5 पर, तो -0.5 और 0.5 1 हाइट का सिग्नल मैं ले गया। इसको मैंने कहा x2 ऑफ t, और x2 ऑफ t को मैंने 2.5 से लेकर गया, तो
2.5 प्लस 0.5 कितना हुआ? 3. 3, और 2.5 माइनस 0.5 कितना हुआ? 2। तो 2 और 3 के दरमियान की जो टोपी है वो इधर आ गई, लेकिन इसकी हाइट है 1। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा आपस में तो क्या होगा? जब मैं x1 t माइनस 2.5 को और x2 इन दोनों को ऐड करूंगा, दोनों की हाइट 1 है, तो कैसा सिग्नल मिलेगा मुझे? ऐसा सिग्नल मिलेगा या थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा? अभी मुझे डिफरेंट मिलेगा कितना डिफरेंट मिलेगा? सर. इसकी हाइट मुझे 2 मिलेगी ना, ये तो 1 यस मुझे सर. मिलेगा। 0.5. तो मैं क्या करूं? मैं x किसके साथ 0.5 मल्टीप्लाई कर दूं? अगर मैं इसकी हाइट x2 की हाइट में क्या कर दूं? 0.5 कर दूं। तो अगर मैं 0.5 मल्टीप्लाई कर दूं x2 के साथ, अब मैं ऐड करूं तो मैंने देखा कि मेरा x ऑफ t क्या है? x1 t माइनस 2.5। बुक में हो सकता है आपको थोड़ी सी डिफरेंट कंस्ट्रक्शन मिले, लेकिन इस कंस्ट्रक्शन में और उस कंस्ट्रक्शन में जब आप आंसर फाइनल निकालेंगे ना x ऑफ j ओमेगा, तो आपको देखिएगा कि आंसर दोनों का सेम निकलेगा। अभी फिलहाल मेरे साथ बियर करें, आंसर आपको दोनों का सेम निकाल के दिखाऊंगा मैं, ठीक है ना? आंसर जब निकलेगा ना साइन ओमेगा वाली में x ऑफ j ओमेगा, आप देखेंगे, आप कहेंगे सर हाँ बात ठीक थी, फाइनल आंसर दोनों का सेम आया, ठीक है ना? तो एग्री करते हैं कि x1 t माइनस 2.5 प्लस 0.5 x2 t माइनस 0.5, जिसका हमें 2 इस रेक्टेंगुलर पल्स का हमें पता है कि 2 साइन ओमेगा t1 बाई ओमेगा आता है। ये x ऑफ j ओमेगा भी हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, बाद में लगाते हैं, लेकिन अगर मैं इन दो पल्सेस को ऐड करूं तो मेरे पास ये वाली पल्स आ जाती है। मैं सारों के लिए दोबारा रिपीट करता हूं, क्योंकि लाइबा और शेरोज आपको समझ आ गई कि नहीं, पहले मुझे ये बताएं, उसके बाद मैं दोबारा सारों के लिए रिपीट जरूर करूंगा, लेकिन पहले आप मुझे बताएं। अगर आपको समझ आ गई उसके बाद मैं करूंगा मैं रिपीट सबके लिए, लेकिन पहले मैं जानना चाहता हूँ आपको ही नहीं समझी, पहले फिर मैं आपको समझाऊंगा। जी सर ये बस एक दफा रिपीट कर दें दोबारा. अच्छा मैं दोबारा रिपीट कर दूं। देखें, सबसे पहला काम हमने क्या किया कि मैंने इसको इसलिए यहाँ पर लेकर आया हूँ बीच में पहले, क्योंकि मैंने जितने भी अभी तक अपने पीरियोडिक सिग्नल ए पीरियोडिक सिग्नल किए हैं ना, देखें उनमें सारे के सारे जीरो के राउंड ही सिमेट्रिक थे। तो मैं पहले तो कोशिश ये करूंगा कि मैं जीरो के राउंड सिमेट्रिक वाले के किसी से मुमासलत ढूंढनी है तो पहले मैं जीरो के राउंड ही ले आऊं तो अच्छा है, ठीक है ना? यस सर. जीरो के राउंड भी मैं जब लेकर आया तो मुझे ऐसा सिग्नल तो कोई नहीं मिला, लेकिन जब मैंने उसकी कैप फ्लैट की तो फिर मुझे नजर आना शुरू हुआ कुछ ना कुछ तो, ठीक है ना? लेकिन मैंने देखा अच्छा जीरो के राउंड में जब कैप लाता हूँ तो जब मैं इसको 2.5 पर लेकर जाऊं ना, तो फिर कुछ ना कुछ मुझे मिलता है कि ये वाला सिग्नल मुझे क्या मिलता है कि सिर्फ फ्लैट हुआ सिग्नल मिलता है। अब इसमें जब मैं इसको और इसके दरमियान ढूंढता हूँ सिमिलैरिटीज, तो मुझे क्या पता चलता है कि सिर्फ इसकी कैप मिसिंग है 1.5 वाली, ऐसा ही है। तो 1.5 वाली 2 और 3 के दरमियान जो कैप है मिसिंग है मेरी 2 और 3 के दरमियान, वो कैसे पूरी हो सकती है कि अगर मैं यहाँ पर भी 0.5 का सिग्नल ऐड कर दूं। उसके लिए मैंने x2 ऑफ t इंट्रोड्यूस कराया, जो कि मैंने -0.5 से 0.5 उसकी पल्स रखी, ठीक है, पल्स विड्थ रखी, और उसको मैं 2.5 पर ले गया, तो वो मेरा x2 t माइनस 2.5 हुआ। लेकिन उसकी हाइट मुझे सिर्फ 0.5 ऐड करानी है, क्योंकि 1 ऑलरेडी मेरे पास है उस जगह पर। यस सर. अब क्लियर हुआ? यस ठीक हो गया तो सर. मेरा x ऑफ t हो गया x1 t माइनस 2.5 प्लस हाफ x2 t माइनस 2.5। आई होप कि मेरे दोबारा ही सबको क्लियर हो गया हो, क्योंकि मैंने एक दफा दोबारा से नए सिरे से सब कुछ करा दिया है, ठीक है? तो अगेन फॉर द थर्ड टाइम, ठीक है, शिफ्ट इसलिए कराना जरूरी है कि देखें ये आपका सिग्नल जीरो पर नहीं है, आपका एक्चुअल सिग्नल आपने बनाना ये वाला सिग्नल है, जो कि ऑलरेडी जिसका एक्चुअल सेंटर 2.5 है, और आप जिन सिग्नल को यूज कर रहे हैं उनका एक्चुअल सेंटर 0 होता है, ठीक है? आपका जो सिग्नल है उसका एक्चुअल सेंटर 0 है, जिसको आप यूज करने लगे हैं बनाने के लिए, जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको पता है x ऑफ j ओमेगा, ठीक है, उसका सेंटर 0 है, और जिसका x ऑफ j ओमेगा आप निकालना चाहते हैं वो ये वाला सिग्नल, उसका सेंटर -2.5 पर है, तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है? आशा आपको क्लियर हुआ है तो लिख दें ताकि मैं आगे चलूं। क्लियर नहीं हुआ मेरे ख्याल है अभी तक, शिफ्ट वाला प्रोसेस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस या नो आयशा? नो विल आल्सो सफाइस, ताकि मैं दोबारा रिपीट करूं, डिफरेंट तरीके से रिपीट करूं। अच्छा चलें, मेरे ख्याल है मैं दोबारा से रिपीट करता हूं पूरा, और फिर लेक्चर रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, मे बी यू गॉट आउट ऑफ सिंक।
देखें सबसे पहले हमारे पास ये सिग्नल है मेन रेड वाला, ठीक है, और एंड पे दोबारा क्वेश्चन ले लेंगे, वी हैव 10 मिनट्स, लास्ट 10 मिनट्स, ठीक है। हमारे पास ये सिग्नल है, ठीक है, और हम लोगों ने उन सिग्नल के साथ अपनी इसकी रिजेम्बलेंस फाइंड करनी है जो हमारे पास ऑलरेडी जिनके फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें पता है। उसके लिए सबसे पहला नेचुरल काम हमने ये किया कि हम इसको सेंटर पर लाए। जब सेंटर पर लाए तो हमें फिर भी ये वाला सिग्नल नहीं मिला कहीं, उसकी हमने कैप फ्लैट की तो हमें पता चला अच्छा ये हमारा वो सिग्नल है जिसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल चुके हैं। उस सिग्नल को हमने शिफ्ट किया इधर तो हमें कमी महसूस हुई कैप की, उसके लिए हमने नई रेक्टेंगुलर पल्स निकाली, ठीक है, जो -0.5 और 0.5 रखी, ठीक है, और उसको फिर हम दोबारा 2.5 का शिफ्ट लेकर गए, और ये कैप ये इन एडवांस कम रखी थी क्योंकि हमें पता था कि ये सिर्फ इस पोर्शन में ऐड करनी है हमने, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारे पास जो सिग्नल आया वो x ऑफ t x1 t माइनस 2.5 आया, ठीक है। अब मैं इन दोनों सिग्नल को एक जगह ही बना देता हूं, ठीक है, और इनका फोरियर ट्रांसफॉर्म बनाता हूं। तो एक जो सिग्नल है मैं रेड में बनाता हूं, वो x1 ऑफ t मैंने ये लिया है, x1 ऑफ t मैंने ये लिया जिसमें एक -1.5 प्लस 1.5 मेरे पास है, ठीक है, और एक मैंने ब्लू में बना देता हूं जो ओरिजिनल सिग्नल है x2 ऑफ t 0.5 माइनस 0.5 और प्लस 0.5, और ये दोनों 1 है। ये इनके x ऑफ j ओमेगा मुझे पता है, ठीक है। तो मैंने ये ओरिजिनल सिग्नल नहीं है, और x ऑफ t मैंने कहा है जब मैं x1 t माइनस 2.5 करता हूं प्लस 1/2 x2 t माइनस 2.5 करता हूं तो तब मेरे पास आते हैं, ठीक है ना। तो तब मेरे पास x ऑफ t आता है, और x ऑफ j ओमेगा क्या होगा, यहां टाइम शिफ्टिंग भी लगाएं, लिनियरिटी भी लगाएं। पहले जब आप टाइम शिफ्टिंग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा e माइनस j ओमेगा 2.5 को 5/2 लिख सकते हैं, t नॉट होता है ना, g ओमेगा 2 नॉट 5/2 x1 ऑफ j ओमेगा। अभी x1 ही लिखा देने जा रहा हूं क्योंकि x1 में t1 हमारा चेंज होगा, x2 में t1 हमारा चेंज होगा। x1 में t1 ये 1.5 आएगा, x2 में t1 0.5 आएगा, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर। और प्लस 1/2 एक्सपोनेंशियल माइनस j ओमेगा 5/2 x2 ऑफ j ओमेगा, ठीक है। और ये ओमेगा 5/2 मैं साइड पर निकाल सकता हूं। x1 ऑफ j ओमेगा में मेरे पास t क्या आएगा 1.5, या 1.5 को फ्रैक्शन में लिखें तो 3/2 2 साइन ओमेगा t1 क्या आएगा 3/2, ठीक है। तो 3 ओमेगा बाई 2 डिवाइड बाई ओमेगा प्लस ये हाफ इंटू 2 साइन ओमेगा बाई 2 1/2 ओमेगा 2.5 है ना, 1/2 ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा, ठीक है। और ये 1/2 और 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने खत्म कर दिया, और ये ओमेगा एलसीएम कॉमन आ जाएगा, और आई होप के बुक में भी यही आंसर है। फाइनल आंसर देख लीजिएगा, बुक में यही है, ठीक है। मैं एक दफा अपनी तसल्ली के लिए भी देख लूं, हालांकि वो मेरे ख्याल है थोड़ा सा डिफरेंट रास्ते से आए हैं, लेकिन फाइनल आंसर उन्होंने भी यही निकाला है। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज के आंसर आपका यहाँ पर सेम है, ठीक है। हाँ, आंसर मेरा और उनका दोनों का सेम है, सिर्फ उन्होंने फर्क ये किया है कि उन्होंने इसको x1 ऑफ 2 का है, यस, और इसको x2 ऑफ t का है। इसके अलावा कोई फर्क नहीं किया उन्होंने। मैंने इसको x2 ऑफ t कह दिया, इसको x1 ऑफ t कह दिया। उन्होंने पहले इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है, बाद में इसको किया है। हालांकि मेरा ख्याल है मेरा प्रोसेस ज्यादा नेचुरल है इसको इंट्रोड्यूस करने का, आप अपनी मर्जी ले लें, ठीक है, आप अपनी मर्जी ले लें। मेरा ख्याल है मेरा इसको पहले इंट्रोड्यूस कराने का प्रोसेस ज्यादा नेचुरल है, वरना आप पहले छोटी पल्स को इंट्रोड्यूस कराएं तो फिर सोचती शायद रह जाए कि पहले आपने छोटी कैप इंट्रोड्यूस कराई, इसके बाद जो है ना बाकी एरिया कवर किया। तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा जैसे आपको ज्यादा समझ आती है बेहतर, ठीक है ना। तो सिर्फ मेरा x1 और x2 उनका इंटरचेंज है, x2 उसको कह रहे हैं, x1 इसको कह रहे हैं, बाकी फाइनल रिजल्ट मेरा और उनका दोनों का सेम है। सिर्फ साइन ओमेगा 2 यहाँ लिखा हुआ है और 2 साइन वहां लिखा हुआ है, बाकी उसमें आपको पता है कि एडिशन वैसे ही कम्यूटेटिव होती है, ठीक है। सो एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस? आपको लाइबा और शेरोज क्लियर है ये प्रॉपर्टीज कैसे हमने लगाई हैं? पहले हमने टाइम शिफ्टिंग लगाई है, फिर x1 j ओमेगा बेसिकली वो आपके पास जर्नल T1 की जर्नल पल्स के फार्मूले में T1 की वैल्यू पुट हुई है,
ठीक है ना। T1 के साथ तो जनरल फार्मूला है 2 sin ओमेगा T1 by ओमेगा, ठीक है। तो T1 यहाँ पर तो -1.5 है, वहां पर तो T1 गिवन था ना, -T1 और +T1, -T1 और +T1, यहाँ पर तो T1 3/2 और यहाँ T1 1/2 हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया। इज दैट क्लियर? यस सर। शेरोज क्लियर है? जी सर। ठीक है। एनी क्वेश्चंस? किसी और के भी हो क्वेश्चंस तो आई विल टेक क्वेश्चंस। कोई भी क्वेश्चन हो आज के लेक्चर के रिलेटेड, कोई और सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन हो तो प्लीज कर लें। वी हैव दिस लास्ट 10 मिनट्स ओपन फॉर सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन, ठीक है। हसन अली जी, जी हसन, क्वेश्चन। सर ये जो कन्वेंशनल सिग्नल्स होते हैं, जैसे एक कन्वेंशनल पल्स सिग्नल्स, वाला जैसे सर साइन का वेव होते है और कॉस की, सर उसकी कन्वेंशनल हमने जो आपने इनको फोरियर, किस फॉर्म में कहा है? सर चलें क्योंकि ठीक ये है, कन्वेंशनल का टर्मिनोलॉजी छोड़ दें इसको, खैर बार चलें ठीक है, मान लेते हैं कॉमन कह लें इनको, चलें ठीक है, छोड़ दें इस बात को, छोड़ देते हैं। हाँ जी, साइन और कॉस के सिग्नल होते हैं, इनका क्या है? उनकी सीरीज भी हमें फोरियर सीरीज याद रखनी पड़ेगी सर, क्योंकि हम बार बार इन पे रेफर करते हैं, जैसे अभी इस एग्जांपल में भी किया था हमने। नहीं, स्क्वायर मैंने वेव को आपको क्या रेफर किया था बताया, ना। मैंने क्या बताया आपको? पूरा टेबल इस फॉर्म में, टेबल ये आपको टेबल नंबर, आपके पास बुक पड़ी है तो मैं आपको टेबल रेफर कर देता हूँ। ये टेबल नंबर गिवन होता है पेपर्स में, आपको आपको इसकी फोटोकॉपी करा के दी जाती है। अगर आपके पास पड़ा है तो मैं बता देता हूँ आपको। नहीं सर, जैसे इसकी जो स्क्वायर वेव है सर, इसकी इसके ये आपकी स्क्वायर फोरियर वेव उस सीरीज टेबल की में है इक्वेशन, ना, बता रहा हूँ। नहीं फोरियर सीरीज की जो इक्वेशन है सर, मैं कह रहा हूँ। इक्वेशन फोरियर सीरीज की, जी सर। फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स नहीं, ये फोरियर सीरीज इक्वेशन में मेरा नहीं ख्याल, 2 मिनट मुझे देखने दो, उधर भी टेबल एक है फोरियर सीरीज में भी, लेट मी चेक। वो इक्वेशन, वो मेरे ख्याल है टेबल सिर्फ प्रॉपर्टीज का है। हाँ नहीं, वो फोरियर सीरीज में टेबल प्रॉपर्टी का है, उसमें आपको ए के इक्वल टू साइन पाई के बाई 2 बाई के पाई, यार मेरे ख्याल है इतनी प्रैक्टिस तब तक हो जाती है। लेकिन देखे ना, अगर आपको वो नहीं गिवन है, जरा यहाँ पे गौर से मेरी बात सुनना, अगर आपको वो गिवन नहीं है, किसकी फोरियर सीरीज आप पूछ रहे हो? सर ये जो स्क्वायर वेव की। स्क्वायर वेव है। जी सर। अच्छा, अब आप आ जाओ इधर, बुक है हाथ में? नहीं है? सर सॉफ्ट में मैं अभी खोलता हूँ सर। सॉफ्ट में ना खोलो, 2 मिनट इधर ही देखो बोर्ड पे, तुम्हें मैं देने लगा हूँ फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। तुम्हारे पास बुक में है टेबल 4.2, ठीक है। तो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट देने लगा हूं मैं तुम्हें 4.2 के टेबल से। पीरियोडिक स्क्वायर वेव का लिखा हुआ है समेशन के इक्वल टू -∞ टू प्लस इन्फिनिटी 2 साइन के ओमेगा नॉट T1 डिवाइडेड बाई के डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट। ये तुम्हारे पास लिखी फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसमें फोरियर सीरीज कोफिशिएंट मौजूद है कि नहीं है? बताओ मुझे, खुद ही बताओ। यहाँ से फोरियर सीरीज सर ये कोफिशिएंट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? सर ये इसके 2 लिए तुमने साइन क्या के किया ओमेगा था? नॉट T1। तुमने क्या किया था? तुमने डेल्टा मल्टीप्लाई किया था, हटा दो, 2 पाई मल्टीप्लाई किया था, 2 पाई से इसको डिवाइड कर दो, और ए के तुम्हें चाहिए थे। अब जाके जरा बुक में देखना कि यही नहीं है तुम्हारा यस सर, ए के, यही है सर। मिल गया ना? ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। फोरियर ट्रांसफॉर्म का अगर टेबल है तुम्हारे पास तो मिल जाएगा तुम्हें, ठीक हो गया। ठीक है। हाँ, बस ये याद रखना कि फोरियर सीरीज कोफिशिएंट किस सिग्नल के नहीं होते हैं कॉन्टिन्यूस में, ए पीरियोडिक के नहीं होते हैं, पीरियोडिक के होते हैं सिर्फ, ठीक है ना। फोरियर सीरीज कोफिशिएंट ए पीरियोडिक के एग्जिस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ पीरियोडिक के एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, थैंक यू। और कोई क्वेश्चंस? सिग्नल्स को एंजॉय भी कर रहे हो या बस वैसे ही टपा रहे हो तुम लोग? मेरा ख्याल एंजॉयमेंट वगैरह कोई नहीं हो रही, बस सिग्नल टप रहे हैं। चलो खैर है, कोई नहीं। थोड़ा ड्राई कोर्स है ना, मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा है।
असल में हैं सारे एनालिसिस टूल्स, कोई भी इसमें एप्लीकेशन नहीं है। एप्लीकेशन आपको अभी पिछली क्लास में भी दूसरे सेक्शन में भी एक लड़के ने जो है वो सवाल किया था, वो एप्लीकेशन वाइज था। अब उसको मैंने फिर दूसरे सब्जेक्ट के रेफरेंस देना शुरू कर दिए, पावर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और इलेक्ट्रिकल मशीन्स। अब मसला ये है कि उस टाइम पर आपको फिर कोई टीचर रेफर नहीं करता कि तुमने चीज़ सिग्नल सिस्टम में पढ़ी थी, ये टूल तुमने उधर पढ़ा था। तो इसलिए जो है ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पर जो आप फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो आपको जहन में नहीं आता कि ये आपने तब किया था काम, क्योंकि उधर आपको जरूरत पड़ती है। तो उस टाइम पर, इस टाइम पर आपको सिग्नल वाले टीचर ने नहीं बताया होता कि ये चीज उस सब्जेक्ट में यूज होगी, और उस टाइम पर आपको वो वाला टीचर नहीं बताता कि ये आप उधर पढ़ कर आए हैं। उस टाइम पर आपका अपना माइंड भी वाइट वॉश हुआ होता है। आप कहते हैं ये अच्छा, ये आप हर सब्जेक्ट के बारे में यही काम करते हैं कि आप कहते हैं एक डब्बा बनाते हैं और आप उस डब्बे को दूसरे डब्बे से अलग रखते हैं, सब्जेक्ट के डब्बे से। आप कभी इंफॉर्मेशन दाखिल नहीं होने देते इस डब्बे की दूसरे डब्बे में। हालांकि आप अगर अपने माइंड को ओपन बॉक्स रखें ना, तो आप बहुत सारे सब्जेक्ट का नॉलेज आगे पीछे यूज करें तो बड़ा फायदा होता है। ठीक है। एक दफा मैंने, कोई मास्टर्स का मेरा पेपर चल रहा था और मैंने एक चीज प्रूव करनी थी, और मैंने उसको पता नहीं बड़े बेसिक एरिया के कॉन्सेप्ट से प्रूव कर दी थी, और जो कि हमने सब्जेक्ट में पढ़ी भी नहीं थी। तो इस तरह अक्सर हो जाता है। सिर्फ एरिया अंडर द कर्व के जो है ना कॉन्सेप्ट से मैंने एक चीज पूरी प्रूव कर दी उसमें। वो एक छोटी सी प्रॉपर्टी थी और मुझे बिल्कुल नहीं, और टीचर ने मेरे पूरे मार्क्स दिए हुए थे उस चीज में। तो अक्सर ऐसा होता है, अगर आप माइंड ओपन रखें, छोटी छोटी बेसिक चीजों से आप चीज प्रूव कर देते हैं। तो बहरहाल, लेकिन ये सीखने में आपको टाइम लगेगा, मुझे भी काफी टाइम लगा, लेकिन अब फिर मेरा जहन उस तरफ से बंद हो चुका हुआ है, क्योंकि ये एक बीच में प्रोसेस में टाइम आता है, फिर कभी कभार आप चीज पिक करते हैं फिर भूल जाते हैं। बहरहाल आई होप कि अगर आप ये गैदर करें तो उसको भूलें ना। ठीक है, मेरे ख्याल है सेशन एंड करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, अदरवाइज फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं। मेरे ख्याल है इस सेशन को एंड करते हैं। ठीक है, मुझे भी एक कुलीग मेरे कॉल कर रहे थे, मैंने इसलिए नहीं पिक की क्योंकि मैं आप लोगों के साथ था। तो लेट्स एंड दिस। मैं अटेंडेंस थोड़ी देर में सीआर को भेजता हूँ, जो एब्सेंटीज ऑब्वियसली। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। लेट्स एंड दिस सेशन।